आज हम देख लेते हैं मसल ऑफ द स्कैपुला। मसल जो अटैच होते हैं स्कैपुला पे वो कौन कौन से? लेफ्टस स्कैपुला, रोम्बोइडस, सेटस एंटीरियर, पेक्टोरस माइनर, सबक्लेविस। ठीक है, और 4 पार्ट ऑफ द ट्रेपेजियस। ये मसल जो हैं वो अटैच होते हैं स्कैपुला पे। और हम इनकी को फिगर में देख लेते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक्शन ऑफ द स्कैपुलर मसल, उसकी वजह से क्या है, मूवमेंट हो रही होती है। मसल जब कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ये सुपीरियर, इन्फीरियर और एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरली टिल्टिंग, लैटरोमीडियली टिल्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, मूवमेंट हो रही होती है इनमें। हाँ, देन है हमारे पास, और ये एग्जैक्ट कर रहे होते हैं। ये वो डायरेक्शन बताई हुई है इसमें यहाँ पे कि जिस डायरेक्शन में स्कैपुला जो है वो फोर्स जो एग्जैक्ट करेंगे जब ये कंट्रैक्ट होंगे। ठीक है, स्कैपुलर मसल हैव 2 जनरल फंक्शन। पहला हमारे पास स्टेबलाइज स्कैपुला सो दैट इट फॉर्म अ रिजिड बेस फॉर मसल्स ऑफ शोल्डर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द टेंशन। पहली बात, फॉर एग्जांपल जो पर्सन जो है कैरी करके लेके जाएगा ब्रीफकेस और लेफ्ट स्कैपुला, ट्रेपेजियस और रिम्बॉइडस जो है वो स्टेबलाइज कर रहे होते हैं शोल्डर को अगेंस्ट दी एडिड वेट। ठीक है, वेट आप उठाओगे तो शोल्डर को उनने स्टेबलाइज किया हुआ होगा। ठीक हो गया। देन हमारे पास जो है सेकंड हमारे पास क्या क्या कर रहा होता है, ये स्कैपुलर मसल जो है फैसिलिटेट कर रहा होता है मूवमेंट को अपर एक्सट्रीमिटी की बाय पोजीशनिंग द ग्लूनोहेमरल जॉइंट अप्रोप्रिएटली। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जब आप अवर हैंड थ्रो, जब थ्रोइंग एक्टिविटी है तो उसमें क्या करते हो, जब आप अवर हैंड थ्रो करते हो तो रुम्बाइडस जो है वो कंट्रैक्ट करेगा टू मूव द इंटायर शोल्डर को पोस्टीरियरली लेके जाएगा, जब आर्म और हैंड जो है वो पोस्टीरियरली मूव होंगे। ठीक है, और ड्यूरिंग द प्रिपरेटिव फेज में ये होता है। देन जब आर्म और हैंड जो है वो आप इंटीरियरली मूव करोगे ताकि आप डिलीवर करो थ्रो को, तो जो टेंशन होगी रुम्बाइडस में वो सबसाइड हो जाएगी और परमिट होगी फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द शोल्डर और फैसिलिटेट द आउटवर्ड रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस हो जाएगा। ठीक है, स्कैपुलर मसल जो है वो परफॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है 2 फंक्शन है। जो स्टेबलाइजिंग जो हमने अभी देख लिया, जो स्टेबलाइज करके रखता है स्कैपुला को विद शोल्डर कम्प्लेक्स जब लोडेड हो, और मूव और पोजीशनिंग द स्कैपुला टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द ग्लूनोहेमरल जॉइंट। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास ये देख लो, यहाँ पे एलिवेशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन हो रही है। अगर ये मसल, अगर ये मसल कंट्रैक्ट होंगे तो एलिवेशन होगी, ये मसल कंट्रैक्ट करेंगे डिप्रेशन होगी। यहाँ पे प्रोट्रैक्शन, ये क्या होगी, ये कंट्रैक्ट करेंगे तो प्रोट्रैक्शन, तो ये अगर कंट्रैक्ट करेंगे रिट्रैक्शन होगी। यहाँ पे जो है ये जो मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट करेंगे तो मीडियल रोटेशन, और ये करेंगे तो लैटरल रोटेशन। जो रुम्बाइडस और ट्रेपेजियस लेफ्ट स्कैपुला जो है अपवर्ड मूवमेंट करवा रहे होते हैं, ट्रेपेजियस पेक्टोरस मैनर डाउनवर्ड करवा रहे होते हैं, रुम्बाइडस लेफ्ट स्कैपुला जो है ये रिट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, साइटस एंटीरियर पेक्टोरस प्रोटेक्शन करवा रहे होते हैं, और यहाँ पे ट्रेपेजियस, साइटस एंटीरियर और रुम्बाइडस जो है वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, मीडियल टिल्टिंग इन द पेक्टोरस माइनर एंड लेफ्ट स्कैपुला लैटरल टिल्टिंग करवा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये मसल्स हैं जो क्या कर रहे होते हैं, एलिवेशन में काम करते हैं। एलिवेशन में अपर ट्रेपेजियस लेफ्ट स्कैपुला रुम्बाइडस कर रहे होते हैं, और डिप्रेशन जो है इसका सबक्लेवियस पेक्टोरस माइनर एंड द लोअर ट्रेपेजियस साइटस एंटीरियर करवा रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास अपर रोटेशन जो होती है, अपर रोटेशन जो है ये मसल जो है करवा रहे होते हैं हमारे पास साइटस एंटीरियर, अपर ट्रेपेजियस, लोअर ट्रेपेजियस एंड साइटस एंटीरियर एक पूरी आर्क बना रहे होते हैं। इस तरह डाउनवर्ड रोटेशन में हमारे पास लेफ्ट स्कैपुला है, सबक्लेवियस, पेक्टोरस माइनर एंड द रुम्बाइडस ये कर रहे होते हैं। देन हम देख लेते हैं मसल ऑफ द ग्लूनोहेमरल जॉइंट। मेनी मसल जो है वो क्रॉस कर रहे होते हैं ग्लूनोहेमरल जॉइंट में, बिकॉज दे हैव देयर अटैचमेंट साइट और लाइन ऑफ पुल जो होती है सब मसल की, वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मोर देन वन एक्शन ऑफ द ह्यूमरस, एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं वो। ठीक है, कभी कभी आफ्टर कंप्लीशन इज दैट, फर्दर कंप्लीकेशन इज दैट, जब एक्शन जब प्रोड्यूस होगी बाय दी डेवलपमेंट ऑफ द टेंशन इन द मसल, उनमें क्या होगा, उसकी वजह से चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ ह्यूमरल बोन। ओरिएंटेशन जो होगी चेंज होगी, क्योंकि हमारे पास जो शोल्डर जॉइंट है उसमें वाइड रेंज ऑफ मोशन जो है वो मिल रही होती है, तो इसलिए ये मसल में टेंशन होगी वो चेंज करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ द ह्यूमरस को। ठीक है, विद द बेसिक इंस्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूनोहेमरल जॉइंट। ऑब्वियसली यहाँ पे इंस्टेबिलिटी इतनी नहीं होती, लेकिन सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द जो जॉइंट स्टेबिलिटी है वो हमारे पास आ रही होती है, जो हम ले रहे होते हैं फ्रॉम द टेंशन, हम ले रहे होते हैं फ्रॉम द टेंशन इन द मसल्स, और मसल से ले रहे होते हैं, एंड द टेंडन जो क्रॉस कर रहे होते हैं जॉइंट को वहाँ से आ रही होती है। हाउएवर वन ऑफ दिस मसल जो है अगर इनमें टेंशन डेवलप होगी, और टेंशन डेवलप होगी किन में, एंटागोनिस्टिक मसल्स भी, वो एंटागोनिस्टिक मसल में टेंशन जब रिक्वायर्ड होगी वो यूज़ होती है ताकि वो प्रिवेंट करें डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट को। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द टेंशन जो है वो इन वन मसल्स और वन शोल्डर मसल मस्ट बी फ्रीक्वेंटली अकम्पनी बाई दी डेवलपमेंट ऑफ टेंशन इन एंटागोनिस्टिक मसल, ताकि एंटागोनिस्टिक में भी हो जाएगी, तो उससे क्या होता है, प्रिवेंट हो जाएगा डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरल हेड, डिसलोकेट होने से बच जाएगा। ठीक है, कुछ हमारे पास मसल्स हैं शोल्डर की, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से। डेल्टाइड है, यहाँ पे ओरिजिन इंसर्शन बताई हुई है। डेल्टाइड जो है वो उसके प्रोक्सिमल अटैचमेंट जो होता है आउटर थर्ड ऑफ द क्लेविकल, टॉप ऑफ एक्रोमियन एंड स्कैपुलर स्पाइन। ठीक है, इसके 3 फाइबर्स हैं।
ठीक है पार्ट है। और डेल्टा ट्यूबरोस्टी पे इंसर्ट करता है। जो एंटीरियर फाइबर है वो फ्लेक्सियन हॉरिजॉन्टल एडक्शन और मीडियल रोटेशन करवाता है। एक्सिलरी नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है। C5 और C6 रूट वैल्यू है जिसकी। मीडियल फाइबर जो है एबिडक्शन और हॉरिजॉन्टल एबिडक्शन करवाते हैं और इनकी रूट वैल्यू है C5 और C6 इसकी भी। और पोस्टीरियर फाइबर जो है एक्सटेंशन हॉरिजॉन्टल एबिडक्शन एंड लैटरल रोटेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है। देन है हमारे पास पेक्टोरस मेजर मसल। पेक्टोरस मेजर जो मसल है वो हमारे पास उसके दो पार्ट हैं, क्लेविकल और स्टर्नल। क्लेविकुलर पार्ट जो है मिडल टू थर्ड ऑफ क्लेविकल से ओरिजिनेट करता है और स्टर्नल जो है अच्छा, और ये इंसर्ट होता है लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस जस्ट बिलो द हेड। और इसका फंक्शन जो है क्लेविकल पार्ट का ये फ्लेक्सियन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन करवाता है और मीडियल रोटेशन करवाता है। इसका नर्व सप्लाई है लैटरल पेक्टोरल नर्व C5 to T1 जो है रूट वैल्यू है इसकी। और स्टर्नल पार्ट जो है एंटीरियर सैक्रम से और कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिब से जो है ओरिजिन करता है। लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस जस्ट बिलो द हेड पे इंसर्ट करता है। एक्सटेंशन करवाता है, एडक्शन करवाता है, हॉरिजॉन्टल एडक्शन करवाता है और मीडियल रोटेशन करवाता है स्टर्नल एंड। ठीक है, स्टर्नल एंड जो है इसका, ठीक है पार्ट। और ये मीडियल पेक्टोरल नर्व जो है इसको सप्लाई कर रही है, यानी कि पेक्टोरल मेजर मसल जो है वो ड्यूल नर्व सप्लाई होता है, मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व। C5 और T1 जो है इसकी रूट वैल्यू है। देन हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है सुप्रास्पाइनेटस फोसा से आ रहा होता है और ग्रेटर ट्यूबरोस्टी ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट करता है। ये एबिडक्शन करवाता है, असिस्ट करता है लैटरल रोटेशन को। सुप्रास्कैपुलर नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है C5 और C6 जो रूट वैल्यू है इसकी। और कोराकोब्रैकियलस जो है कोराकोर प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है और मीडियल साइड मीडियली इंटीरियर मिडिल साइड इंटीरियर ह्यूमरस पे मिडिल इंटीरियर ह्यूमरस पे जो क्या करता है इंसर्शन देता है। और इसकी जो हमारे पास फंक्शन है फ्लेक्सियन एडक्शन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन करवाता है मस्कुलोटेनियस नर्व जिसकी रूट वैल्यू C5 है, C5 to C7। ठीक है। देन हमारे पास लेटमस रासा है, ये लोअर 6 thoracic से ओरिजिन करता है, ऑल लंबर वर्टिब्राल से, पोस्टीरियर सैक्रम से, इलियक क्रस्ट और लोअर 3 रिब से आता है। एंटीरियर ह्यूमरस पे जो है इंसर्ट करता है, एक्सटेंशन करवाता है, एडक्शन करवाता है, मीडियल रोटेशन करवाता है और हॉरिजॉन्टल एबिडक्शन करवाता है। थोरैकोडॉर्सल नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है C5 C6 to C8 रूट वैल्यू है इसकी। देन हमारे पास ट्रीज मेजर जो मसल है वो लोअर लैटरल डार्सल लोअर पार्ट लैटरल और डार्सल स्कैपुला से, डार्सल पार्ट ऑफ द स्कैपुला से क्या हो रहा होता है ओरिजिनेट करता है, एंटीरियर ऑफ द ह्यूमरस पे इंसर्शन देता है और एक्सटेंशन करवाता है, एडक्शन करवाता है, मीडियल रोटेशन करवाता है। सब स्कैपुलर नर्व C5 C6 रूट वैल्यू है इसको सप्लाई कर रही होती है। इन्फास्पाइनेटस फोसा से आता है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट करता है, लैटरल रोटेशन करवाता है, हॉरिजॉन्टल एबिडक्शन करवाता है। इसको भी सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है C5 C6 रूट वैल्यू जिसकी। ट्रीज माइनर जो है वो है हमारे पास पोस्टीरियर ओरिजिन करता है पोस्टीरियर एंड लैटरल पार्ट ऑफ द स्कैपुला से आ रहा होता है और ग्रेटर ट्यूबरकल पे इंसर्ट करता है जेसन टू शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस। और ये क्या करता है लैटरल रोटेशन करता है, हॉरिजॉन्टल एबिडक्शन करवाता है और एक्सिलरी C5 और C6 नर्व जो है इसको सप्लाई कर रही होती है। देन सब स्कैपुलरिस जो है इंटायर जो है इंटीरियर सर्फेस ऑफ द स्कैपुला जो है वहाँ से आ रहा होता है, ओरिजिन करता है लेजर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस से पे इंसर्ट होता है, मीडियल रोटेशन करवाता है। सब स्कैपुलर नर्व जो है C5 C6 रूट वैल्यू वो प्लस अप्लाई कर रही होती है। देन हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई। बाइसेप ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड जो है वो जो है कहाँ से होते हैं। जो लॉन्ग हेड है वो अपर रिम ऑफ द ग्लूनाइड फोसा से आता है, इंसर्ट करता है रेडियल ट्यूबरोस्टी पे और असिस्ट कर रहे होते हैं विद एडक्शन में। और इसको भी जो है हमारे पास मस्कुलोटेनियस नर्व जो है सप्लाई कर रही होती है। शॉर्ट हेड जो है उसको कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो है वो वहाँ से आता है और रेडियल ट्यूबरोस्टी पे इंसर्ट करता है, असिस्ट करता है फ्लेक्सियन को विद एडक्शन, मीडियल रोटेशन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन करवाता है। मस्कुलोटेनियस नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है बाइसेप ब्रेकियाई को। देन हम बात करते हैं ट्राइसेप ब्रेकियाई। लॉन्ग हेड इसका यहाँ पे शोल्डर में हम देख रहे होते हैं, जस्ट इंफीरियर टू द ग्लूनाइड फोसा से ओरिजिन करता है, अल्कनन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे इंसर्ट करता है, असिस्ट करता है एक्सटेंशन और एडक्शन को और रेडियल नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है जिसकी रूट वैल्यू है C5 to T1। ठीक हो गया। देन हमारे पास ये मसल्स हैं जो मेजर फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द शोल्डर हैं। हाँ, ये आप देख रहे हो क्लेविकल पार्ट ऑफ द पेक्टोरल मेजर एंटीरियर डेल्टाइड और कोराकोब्रैकियलस। ठीक है, फ्लेक्सर हैं। फ्लेक्शन ऑफ द ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट अभी हमने देख लिए। द मसल क्रॉसिंग द ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट एंटीरियरली जो होंगे पार्टिसिपेट करेंगे फ्लेक्शन को एट द शोल्डर। प्राइम फ्लेक्सर आर द एंटीरियर डेल्टाइड होंगे। क्लेविकल पोर्शन ऑफ द पेक्टोरल मेजर द स्मॉल जो कोराकोब्रैकियलस जो है वो स्मॉल असिस्ट कर रहा होता है विद फ्लेक्शन पे, जिस तरीके से जो शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकियाई है वो कर रहा होता है। ऑल्दो लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप जो है वो क्रॉस कर रहा होता है शोल्डर को, बट इट इज़ नॉट एक्टिव इन आइसोलेशन ऑफ द शोल्डर मूवमेंट। व्हेन एल्बो और फोर आर्म जो है आप मूव नहीं होंगे तब नहीं होता। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ द ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट की बात हम करते हैं तो जब भी इस शोल्डर एक्सटेंशन होगी और अनरेजिस्टेड
जब शोल्डर एक्सटेंशन जो है अनरजिस्टेड होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है प्राइम मूवर होता है, प्राइमरी मूव कर रही होती है इसको। जब हम इसेंट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ द फ्लेक्सर मसल जो इसेंट्रिक कंट्रैक्शन हो रही होती है फ्लेक्सर मसल की, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं इनको और ब्रेक कर रहे होते हैं इस मूवमेंट को, ठीक है। जब रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी, कंट्रैक्शन ऑफ दिस मसल जो है मसल पोस्टीरियर टू द ग्लूनोहेमरल जॉइंट होती है। जब भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी तो कंट्रैक्शन कहाँ पे होगी, हमारे पास पोस्टीरियर टू द ग्लूनोहेमरल जॉइंट होगी, ठीक है। पर्टिकुलरली कहाँ पे, स्टर्नो कोस्टल पेक्टोरल्स, जो स्टर्नो कोस्टल पार्ट है पेक्टोरल्स का, वहाँ पे लिटमस डार्साई में एंड द पोस्टीरियर टेरिस मेजर में होगी। वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सटेंड कर रहे होते हैं ह्यूमरस को। देन है पोस्टीरियर जो डेल्टाइड है वो एक्सिस्ट कर रहा होता है एक्सटेंशन में, स्पेशली व्हेन जो ह्यूमरस होगी एक्सटर्नली रोटेटेड होगी तब, ठीक है। और लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप जो है ब्रेकियाई वो आल्सो असिस्ट कर रहा होता है। और बिकॉज द मसल जो है क्योंकि क्रॉस कर रहा होता है एल्बो में, इसलिए इट्स कंट्रीब्यूशन जो है स्लाइटली मोर इफेक्टिव तब होगा जब एल्बो जो है फ्लेक्सियन में होगी तब, ठीक है। हम इसकी इमेज भी देख लेंगे। देन है एबडक्शन ऑफ द ग्लूनोहेमरल जॉइंट। ग्लूनोहेमरल जॉइंट पे एबडक्शन जब होती है वो कौन करवा रहे होते हैं, मीडियल डेल्टाइड और सुप्रास्पाइनेटस जो है मेजर एबडक्टर हैं ऑफ द ह्यूमरस के। बहुत मसल जो है क्रॉस कर रहे होते हैं शोल्डर जॉइंट को, क्रॉस कर रहे होते हैं शोल्डर को सुपीरियर टू द जो ग्लूनोहेमरल जॉइंट है उसके सुपीरियर होते हैं। जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है विच एक्टिव होता है थ्रू ओनली अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट 110 जो मोशन होती है और इनिशिएट कर होता है एबडक्शन। सुप्रास्पाइनेटस जो है वो एक्टिवेट होता है थ्रू अप्रोक्सीमेटली 110 डिग्री मूवमेंट में और इनिशिएट करता है एबडक्शन को ड्यूरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मिडल डेल्टाइड जो है जो अकरिंग अप्रोक्सीमेटली 90 to 180 डिग्री जो क्या कर रहा होता है, ये करवा रहा होता है एबडक्शन। द इन्फास्पाइनेटस जो है सबस्कैपुलरिस ट्रीज माइनर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, न्यूट्रलाइज द सुपीरियरली डिस्लोकेटिंग कंपोनेंट ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस बाय द मिडल डेल्टाइड। ये क्या कर रहे होते हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं उसकी फोर्स को, ताकि क्या है डिस्लोकेशन ना हो, ठीक है। देन हमारे पास एडक्शन ऑफ द ग्लूनोहेमरल जॉइंट। एडक्शन जो है व्हेन एज विद एक्सटेंशन एट द शोल्डर, एडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द रेजिस्टेंस जो है हमारे पास रिजल्ट हो रही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जब हम विद द एबडक्टर जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ मोशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इनिशिएट कर रही होती है एडक्शन को, और एबडक्टर जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं स्पीड ऑफ मोशन को। जब हम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो हमारे पास प्राइमरी एडक्टर जो होंगे वो कौन से होंगे, लिटमस डार्साई है, ट्रीज मेजर है, और स्टर्नोकोस्टल पार्ट ऑफ द पेक्टोरल्स है विच लोकेटेड इन द इंफीरियर साइड ऑफ द जॉइंट, जो ऑब्वियसली इंफीरियर साइड ऑफ द जॉइंट होंगी वो करवाएंगे। और शॉर्ट हैंड ऑफ द बाइसेप ब्रेक है और लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं माइनर रेसिस्टेंस में। और जब आर्म जो है जब आर्म जो होगा अबव 90 डिग्री होगा और इसके साथ जो है एलिवेट होगा 90 डिग्री ना। और जो क्राकोब्रैकियलिस और सब स्कैपुलरिस हैं वो भी आल्सो इसमें असिस्ट कर रहे होते हैं। ये मसल्स हैं, इसमें देख लेते हैं कौन से मसल है, ये कौन सा सॉरी ये मसल है एक्सटेंसर मसल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ये देख लेते हैं कौन कौन से, स्टर्नल पेक्टोरल्स मेजर, लिटमस डार्साई एंड द ट्रीज मेजर। ये हमारे पास जो है वो एक्सटेंशन के मसल्स हैं। देन है मीडियल इन लैटरल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस। मीडियल और इनवर्ड रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस जो होती है रिजल्ट हो रही होती है प्राइमरी फ्रॉम द एक्शन ऑफ सबस्कैपुलरिस मसल एंड ट्रीज मेजर मसल की वजह से। बोथ जो है अटैच हो रहे होते हैं एंटीरियर साइड ऑफ द ह्यूमरस, दोनों एंटीरियर साइड ऑफ द ह्यूमरस अटैच होते हैं, ठीक है। कौन, सबस्कैपुलरिस और ट्रीज मेजर जो है एंटीरियर साइड ऑफ द ह्यूमरस पे अटैच होते हैं विद सुप्रास्पाइनेटस जो है हैविंग ग्रेट मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मीडियल रोटेशन। सबस्कैपुलरिस जो है वो ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेज दे रहा होता है फॉर मीडियल रोटेशन के लिए, ठीक है। बोथ पोर्शन ऑफ द पेक्टोरल्स मेजर और इंटीरियर डेल्टाइड लिटमस डार्साई और शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकियाई जो है वो इसको असिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और विद द पेक्टोरल्स मेजर जो है वो हमारे पास प्राइमरी असिस्टेंट बन रहा होता है, ठीक है। पेक्टोरल्स मेजर जो है वो प्राइमरी असिस्टेंट बन रहा होता है यहाँ पे। जो मसल अटैच होते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, एंटीरियर एस्पेक्ट पे जितने भी होंगे वो क्या करेंगे, वो एंटीरियर एस्पेक्ट पे जो अटैच होते हैं ह्यूमरस के वो क्या करेंगे, हमारे पास इनवर्ड और मीडियल रोटेशन करवाएंगे, ठीक है। और जो लैटरल एस्पेक्ट पे होंगे, जो अटैच होंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस पे, सॉरी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो पर्टिकुलरली हमारे पास इन्फास्पाइनेटस है, ट्रीज माइनर है, ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं लैटरल एंड आउटवर्ड रोटेशन एंड सम असिस्टेंट फ्रॉम द डेल्टाइड। जो पोस्टीरियर डेल्टाइड है वो थोड़ी सी असिस्टेंट दे रहा होता है। अब हम मसल देख लेते हैं, ग्रुप ऑफ मसल इनकी इमेज देख लेते हैं। ये देख लो यहाँ पे हमारे पास मेजर मसल्स हैं जो मेजर एबडक्टर्स हैं जो फॉर द शोल्डर, कौन के मीडियल डेल्टाइड एंड सुप्रास्पाइनेटस मेजर एबडक्टर है। देन हमारे पास मेजर एडक्टर मसल्स ऑफ द स्कैपुलस, स्टर्नल पेक्टोरल मेजर जो है, और लिटमस डार्साई और ट्रीज मेजर जो है ये हमारे पास एडक्टर्स हैं ऑफ शोल्डर। और इसके साथ जो है हमारे पास, अच्छा अब हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल एडक्शन और एबडक्शन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल एडक्शन और एबडक्शन एट द ग्लूनोहेमरल जॉइंट, जो मसल एंटीरियर टू द जॉइंट होंगे इंक्लूड बोथ हेड ऑफ द
पेक्टोरस मेजर, एंटीरियर डेल्टाइड, कोरेकोब्रेकियलिस जो है वो हॉरिजॉन्टल एडक्शन करवा रहे होते हैं। विद शॉर्ट हेड ऑफ द ब्रेस्ट से ब्रेकियलिस जो है इसको असिस्ट कर रहा होता है। मसल जो है पोस्टीरियर टू द जॉइंट एक्सिस वो अफेक्ट कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल एबडक्शन को। द मेजर जो हॉरिजॉन्टल एबडक्टर्स हैं वो मिडल और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द डेल्टाइड और इंफ्रास्पाइनेटस एंड ट्रीज माइनर है। और विद द असिस्टेंस ये जो है वो प्रोवाइड हो रही होती है ट्रीज मेजर और लिटमस डासाई जो है इनको असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और मेजर हॉरिजॉन्टल एबडक्टर जो है हम देख लेते हैं कौन कौन से। ये हमारे पास जो है मेजर हॉरिजॉन्टल एडक्टर्स हैं। कौन कौन से? पेक्टोरस मेजर, एंटीरियर डेल्टाइड एंड कोरेकोब्रेकियलिस मेजर हॉरिजॉन्टल एडक्टर्स हैं। और इसके साथ जो है ये हम देख लेते हैं मेजर हॉरिजॉन्टल एबडक्टर्स। ये कौन से? मीडियल एंड पोस्टीरियर डेल्टाइड, इंफ्रास्पाइनेटस एंड ट्रीज माइनर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल एबडक्टर्स है, एबडक्टर्स। अच्छा, जब हम बात करते हैं लोड ऑन द शोल्डर, लोड ऑन द शोल्डर बिकॉज द आर्टिकुलेशन ऑफ द जो शोल्डर है आर इंटर कनेक्टेड है और द फंक्शन ऑफ सम एक्सटेंड एज अ यूनिट। ठीक है, यूनिट के तौर पे काम कर रहा होता है इन बेरिंग वेट, बेरिंग लोड या फिर एब्जॉर्बिंग शॉक। इनको बेयर करना होता है, लोड को या एब्जॉर्ब करना होता है एज अ यूनिट के साथ ये वो कर रहे होते हैं। हाउएवर बिकॉज द ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट हमारे पास डायरेक्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर आर्म को, और ये सस्टेन कर रहा होता है मच ग्रेटर लोड देन द अदर शोल्डर जॉइंट के निस्बतन। एज इंडिकेटेड इन चैप्टर 3 व्हेन एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द बॉडी पोजीशन, हम एज्यूम कर रहे होते हैं बॉडी वेट को वो जो एक्ट कर रहा होता है एज एक्ट एट द बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। लाइकवाइज जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं इफेक्ट ऑफ पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द बॉडी सेगमेंट ऑन द जॉइंट, जैसे कि शोल्डर जॉइंट है, हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि जो वेट ऑफ ईच सेगमेंट है वो एक्ट करेगा एट द सेगमेंटल सेंटर ऑफ मास के तौर पे, एक्ट एट द सेगमेंटल सेंटर ऑफ मास के तौर पे। और द मूवमेंट आर्म जो होगा इंटायर आर्म सेगमेंट की विद रिस्पेक्ट टू शोल्डर जो होगी वो देयरफॉर परपेंडिकुलर होगा बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द जो हमारे पास वेट का वेक्टर है उसके दरमियान और शोल्डर के दरमियान। ठीक है, वेट के वेक्टर और शोल्डर के दरमियान जो होगा वो हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसको मूवमेंट आर्म कहेंगे। ठीक है, और जो जिसको हम टार्क भी कहते हैं ना, ये आप देख लो। टार्क जो है वो हमारे पास क्या है? टार्क क्रिएटेड एट द शोल्डर बाय द वेट ऑफ द आर्म। यहाँ पे वेट ऑफ द आर्म इज प्रोडक्ट ऑफ आर्म वेट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द आर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द शोल्डर। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो है आर्म का, यहाँ पे हमने देखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। आप देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके सेंटर ऑफ मास जो है ये होता है। अब इसके दरमियान जो होता है डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, और इसके दरमियान जो है आप देखो मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब जीरो, कोई भी मूवमेंट आर्म नहीं बना। जब हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा 45 डिग्री लेके गए तो हमारे पास जो मूवमेंट आर्म बना फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस से लेके हमारे पास जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, ये जो हमारे पास बना है ये हमारा 20 डिग्री है। और जब उसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं जब हम इसका टाई इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, तो जब हम एफ इंटू डी करते हैं तो देखो हमारे पास ये मोमेंट आर्म ये है और वेट ये है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 700 न्यूटन आता है। जब हम इसको फुल एबडक्शन करवाते हैं तो जो हमारा मोमेंट आर्म है जो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने फुल एबडक्शन करवाई और देखो और हमारा जो हैंड जो है वो स्ट्रेट है, एल्बो स्ट्रेट है, तो हमारे पास जो है वो 30 सेंटीमीटर जो है हमारे पास क्या आएगा? मोमेंट आर्म आया। और उसको हम वेट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो टार्क होगा वो मैक्सिमम जनरेट होगा। ठीक है, बॉडी में क्या होता है? टार्क जो है क्लोज टू द बॉडी होगी, मूवमेंट हो रही है तो इसका तो बहुत इतना ज़्यादा टार्क नहीं हो रहा होता। और जितना आपका मोमेंट आर्म जो है जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जो है आपको जो है वो टार्क क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपकी एल्बो फ्लेक्स हुई हुई है, ठीक है, अगर आप अपर आर्म को एल्बो को फ्लेक्स किया हुआ है, अपर आर्म को फ्लेक्स किया हुआ है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? इनको हम अलग अलग से इसको कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे हमने क्या किया? आर्म के सेगमेंट को भी अलग लिया और इसको आर्म की सेगमेंट और फोर आर्म की सेगमेंट को भी अलग कैलकुलेट किया। इसके साथ हम क्या करते हैं? जब एल्बो फ्लेक्स है उसको भी हम अलग करेंगे और जो आर्म का सेगमेंट है उसको भी हम क्या करेंगे? अलग अलग इसको काउंट करेंगे, टार्क जो है उसको निकालेंगे। द टार्क क्रिएटेड एट द शोल्डर जॉइंट बाय ईच आर्म सेगमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट वेट और द जो सेगमेंट मोमेंट आर्म है उसकी का प्रोडक्ट होता है। ये तो हमें पहले ही पता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो हम क्या करेंगे? जो अपर आर्म है, आर्म इन द फोर आर्म की सेगमेंट को हम भी एनालाइज क्या करेंगे? सेपरेटली एनालाइज करेंगे। ठीक है, और आल्दो जो वेट ऑफ द आर्म जो है ओनली अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द बॉडी वेट होगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड आर्म क्रिएट अ लार्ज सेगमेंट। जब आप एक्सटेंड करोगे तो लार्ज जो है मोमेंट आर्म होगा, देयरफॉर लार्ज टार्क रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, जितना टार्क रिक्वायर्ड होगा तो मसल जो होंगे वो ज़्यादा मसल जो है वो क्या करेंगे? वो मसल को ज़्यादा टार्क जो है काउंटर करना पड़ेगा। अगर दीज मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू सपोर्ट द एक्सटेंडेड आर्म को, तो ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट जो है वो उसमें क्या होता है? सस्टेन कंप्रेसिव फोर्स को
क्या कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, कंपनसेट कर रहा होता है, ठीक है। और टू एस्टिमेट जो वो कितनी रीच हो रही होती है, 50% ऑफ द बॉडी वेट तक जा सकती हैं, ठीक है। ऑल्दो द लोड इज रिड्यूस बाय द हाफ व्हेन द एल्बो, जो आप इस लोड को कम कैसे करोगे, जब आप एल्बो को फ्लेक्स कर लोगे मैक्सिमली, ठीक है। अब जो आपका शॉर्टेन क्या हो जाएगा, जो मोमेंट आर्म में शॉर्टेन हो जाएगा ऑफ द फोर आर्म और हैंड का, और उसकी वजह से क्या है, रोटेशनल टॉर्क जो है वो आ जाता है, ठीक है, ह्यूमरस पे, और उसकी वजह से जो एडिशनल जो शोल्डर मसल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जब आपका आर्म जो था, ये यहाँ पे आप दोनों सेगमेंट की बात की हुई है, एक आर्म की सेगमेंट और फोर आर्म की सेगमेंट, ठीक है। जब आपका आर्म जो था जब आपका जो आर्म जो था वो स्ट्रेट था तो मैक्सिमम टार्क है, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो मोमेंट आर्म हुआ है, और जब आपका जो आपकी एल्बो जो है वो फ्लेक्स हुई है तो कम से कम टार्क है। यहाँ पे द वेट ऑफ द आर्म सेगमेंट इज क्रिएट, यहाँ पे हमारे पास फ्रंटल प्लान पे देखो आपको मोमेंट टार्क हुआ है, क्रिएट द फ्रंटल प्लान टार्क एंड एट द शोल्डर विद द मोमेंट आर्म, यहाँ पे शोन किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लेक्जन, ये जो टार्क जो है सिर्फ यहाँ पे हमारे पास फ्रंटल प्लान पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और जब आप एल्बो को फ्लेक्स करते हो, तो हमारे पास दो प्लान में टार्क क्रिएट हो रहा होता है, फ्रंटल प्लेन में भी हो रहा होता है, और जो सजाइटल प्लेन है उसमें भी, सजाइटल प्लेन में भी और फ्रंटल प्लेन दोनों में क्या होता है, टार्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, कुछ जब इसमें होगा ना तो एडिशनल जो मसल्स हैं वो क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो कंपनसेट करे इसको, ठीक है, एक्टिवेट होते हैं ताकि वो कंपनसेट करे। अच्छा, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ द आर्म पोजीशन ऑन द शोल्डर लोडिंग, जो एर्गोनॉमिक्स हैं उन्होंने रिकमेंड किया वर्कर को कि वो सीट करें डेस्क पे और टेबल पे, अटेम्प्ट टू पोजीशन द आर्म विद 20 डिग्री, या तो फिर 20 डिग्री रखें या फिर उससे कम एबडक्शन में रखें, 20 डिग्री रखें या फिर उससे लेस देन 20 डिग्री जो है एबडक्शन रखें। और अगर वो फ्लेक्जन कर रहे हैं तो वो 20 डिग्री या 20 डिग्री से लेस देन 20 डिग्री फ्लेक्जन करें, ठीक है। वर्कर अगर जो रिक्वायर्ड या हेल्ड करके रखते हैं आर्म को इन अ सस्टेन पोजीशन पे, ओवर हेड एक्टिविटी कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली वो क्या पर्टिकुलरली सस्पेक्टेबल होते हैं डिजेनरेटिव टेंडाइटिस इन बाइसेप और सुप्रास्पाइनेटस टेंडाइटिस हो जाता है उनमें, ठीक हो गया। जो मसल हैं दैट जो अटैच हो रहे होते हैं, मसल दैट अटैच टू द ह्यूमरस एट अ स्मॉल एंगल विद रिस्पेक्ट टू ग्लिनाइड फोसा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ताकि टू शेयर अपोज टू कंप्रेशन एट अ जॉइंट। वो क्या करें, वो सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, अपोज कर रहे होते हैं टू द कंप्रेशन एट अ जॉइंट्स पे, ठीक है। दीज मसल जो हैं, these muscles have as important role for stabilizing the humerus in the glenoid fossa में against the contraction of powerful muscle that might otherwise dislocate द जॉइंट। अगर यहाँ पे ये मसल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं ताकि वो स्टेबलाइज करके रखें ह्यूमरस को ग्लिनाइड फोसा में अगेंस्ट द कंट्रैक्शन ऑफ द पावरफुल मसल की कंट्रैक्शन के अगेंस्ट। अगर ये नहीं रखेंगे कंट्रैक्शन के अगेंस्ट, इसको स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो डिस्लोकेशन ऑफ जॉइंट होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन आर्म इज एलिवेटेड, आर्म एलिवेट होगा, डेल्टाइड और रोटेटर का मसल जो है एक्ट इन टेंडम में वर्क कर रहे होते हैं, टेंडम में, ठीक है। पहले ये करेगा उसके फौरन बाद ये करेगा, ठीक है। विद द डेल्टाइड प्रोड्यूसिंग द अपवर्ड शेयर फोर्सेस दैट इज काउंटर बैलेंस बाय द डाउनवर्ड शेयर प्रोड्यूस बाय द रोटेटर का मसल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डेल्टाइड जो है वो प्रोड्यूस करेगा अपवर्ड शेयर फोर्सेस, और उसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, डाउनवर्ड शेयर हो रहा होता है रोटेटर कफ का, वो क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस करेगा। और मैक्सिमम शेयर फोर्स हैज बीन फाउंड इन एट द प्रेजेंट एट द ग्लिनोहुमरल जॉइंट, जब आप एलिवेट कर रहे होते हैं अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री, ठीक है। जब आर्म 60 डिग्री एलिवेट होगा तो मैक्सिमम जो है वो फोर्सेज होंगी। अच्छा, आपके पास जो है ये देख लो, एडक्शन ऑफ द ह्यूमरस रिक्वायर्ड द कोऑपरेटिव एक्शन ऑफ द डेल्टा एंड रोटेटर का मसल, बिकॉज जो वेक्टर्स हैं कंपोनेंट ऑफ द मसल फोर लाइटली कैंसल टू ईच अदर एंड द अपोजिटली डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोड्यूस द मोमेंट। हॉरिजॉन्टली जो होगा वो क्या करेगा, मोमेंट इनिशिएट करेगा, बट यहाँ पे जो क्या है वर्टिकल कंपोनेंट जो है आपस में जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कैंसिल हो रहे होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हम देख लेते हैं कॉमन इंजरी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। द शोल्डर जो है, शोल्डर इज सस्पेक्टेबल फॉर बोथ ट्रॉमेटिक एंड ओवर यूज टाइप ऑफ इंजरी इंक्लूडिंग 8 to 13% जो है 8 to 13% ऑफ ऑल स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी, यानी कि 18 to 13% जो है ऑल स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी में ये इसका इंजर होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्लोकेशन। डिस्लोकेशन क्या होती है, द ग्लिनोहुमरल जॉइंट इज द मोस्ट कॉमनली डिस्लोकेटेड जॉइंट इन द बॉडी। द लूज स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लिनोहुमरल जॉइंट इनेबल एक्सट्रीम मोबिलिटी दे रहा होता है बट प्रोवाइड अ लिटिल स्टेबिलिटी। मोबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है बट स्टेबिलिटी कम होती है। एंड डिस्लोकेशन में अगर कहाँ होती है, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, इंफीरियरली, 3 जगह, API 3 जगह हो रही होती है डिस्लोकेशन। द स्ट्रॉन्ग कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट यूजुअली प्रिवेंट कर रहे होते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सुपीरियर डायरेक्शन। जो सुपीरियर डायरेक्शन में जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वो नहीं हो रही थी क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगामेंट हमारे पास कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। और ग्लिनोहुमरल डिस्लोकेशन जो है टिपिकली अकर जब होती है जब ह्यूमरस जो है एबडक्टेड होगी और एक्सटर्नल रोटेटेड होगी, क्या होगी,
तब होती है जब ह्यूमरस जो है एबडक्टेड होगी और एक्सटर्नल रोटेटेड होगी, तो तब क्या होता है, डिस्लोकेशन होती है। विद एंटीरियर इन्फीरियर डिस्लोकेशन आर मोस्ट कॉमन देन अदर। ए आई जो है, ए आई डिस्लोकेशन जो है ये मोस्ट कॉमन होती है देन अदर डिस्लोकेशन इंटीरियो इन्फीरियर then other dislocation further that predispose that giant to dislocation include inadequate size of the glenoid fossa। पहली बात ये होती है क्यों हो रहे होते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये डिस्लोकेशन होती है। पहली बात जो है इनएडिक्वेट साइज ऑफ द ग्लूनाइड फोसा। दूसरी बात है एंटीरियर टिल्ट ऑफ ग्लूनाइड फोसा, ठीक है, एंटीरियर टिल्टिंग हुआ हुआ ग्लूनाइड फोसा। इनएडिक्वेट रिट्रोवर्जन है किसकी, ह्यूमरल हेड की, इनएडिक्वेट रिट्रोवर्जन है 3। और फोर्थ जो है हमारे पास क्या है, डेफिसिट इन द रोटेटर कफ मसल, रोटेटर कफ मसल में फोर्थ डेफिसिट है। ये चार जो फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहे होते हैं डिस्लोकेशन में। देन है ग्लूनोह्यूमरल डिस्लोकेशन में रिजल्ट फ्रॉम द सस्टेनिंग अ लार्ज एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सच एज आप साइकिलिंग कर रहे हो ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन इन द कंटैक्ट स्पोर्ट, जैसे रेसलिंग है, फुटबॉल है, उसमें हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली द जॉइंट हैज़ बीन वंस द जॉइंट हैज़ बीन डिस्लोकेटेड, जब आपका जॉइंट डिस्लोकेट हो रहा होता है, द स्ट्रेचिंग ऑफ द सराउंडिंग कोलेजन टिश्यू जो है वो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट जो है कॉमनली प्रीडिस्पोज सब्सिक्वेंट डिस्लोकेशन। एक दफ़ा होगा तो वो उसमें लिमिट जो होती है बियॉन्ड द लिमिट जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, उससे कॉमनली प्रीडिस्पोज कर रहे होते हैं कि सब्सिक्वेंट डिस्लोकेशन होती है। ग्लूनोह्यूमरल कैप्सूल लेक्सिटी जो है में आल्सो प्रेजेंट होती है ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी, अगर जिनमें लेक्सिटी हुआ है उनकी वजह से भी डिस्लोकेशन के चांसेस हैं। जो इंडिविजुअल हैं इन दिस कंडीशन में शुड स्ट्रेंथन देयर शोल्डर मसल बिफोर द एथलेटिक पार्टिसिपेशन। इस तरह के जो इंडिविजुअल है उनको ऑब्वियसली स्ट्रेंथ करनी चाहिए अपनी मसल्स को, ताकि वो एथलेटिक पार्टिसिपेशन के पहले। जब ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट डिस्लोकेशन अगर होगी, द स्पोर्टिंग सॉफ्ट टिश्यू जो है वो ऑफन स्ट्रेच होंगे बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट से, दस प्री डिस्पोजिंग द जॉइंट टू अ सब्सिक्वेंट डिस्लोकेशन, ठीक है। डिस्लोकेशन एंड सेपरेशन ऑफ जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो है शोल्डर में इज आल्सो कॉमन है अमंग द रेसलर में और फुटबॉलर प्लेयर में। व्हेन रिजिडिटी व्हेन रिजिडली आउटस्ट्रेच आर्म जो है सस्टेन विद द फोर्स ऑफ फुल बॉडी फुल फाल पे आप फोर्स जो है जब सस्टेन फोर्स ऑफ फुल बॉडी फाल होगी तब क्या है एक्रोमिक क्लेविकुलर सेपरेशन होगी और द फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल जो है वो हो सकता है। देन हमारे पास रोटेटर कफ डैमेज। रोटेटर कफ डैमेज क्या कॉमनली द कॉमन इंजरी अमंग द वर्कर एंड द एथलीट्स हु एंगेज इन फोर्सफुल ओवर हेड मूवमेंट। कॉमन इंजरी जो वर्कर में है, एथलीट्स में जो एंगेज हैं फोर्सफुल ओवर हेड मूवमेंट में, टिपिकली इन्वॉल्व कर रहे होते हैं एबडक्शन और फ्लेक्शन, जिसमें इन्वॉल्व हो रही है एबडक्शन और फ्लेक्शन अलॉन्ग विद द मीडियल रोटेशन AFM, ठीक है, हो रही होती है। रोटेटर कफ इम्पेंजमेंट सिंड्रोम हो रहा होता है, इज इम्पेंजमेंट सिंड्रोम हो जाता है उनमें, ठीक है, आल्सो नोन एज सब एक्रोमियल इम्पेंजमेंट सिंड्रोम, ठीक है। और शोल्डर इम्पेंजमेंट सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। दिस इज मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द शोल्डर विद प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शन एंड डिसेबिलिटी। द काज ऑफ जो काज होगी प्रोग्रेसिव काज क्या है, इज अ प्रोग्रेसिव प्रेशर ऑन दी रोटेटर कफ टेंडन बाय सराउंडिंग द बोन की वजह से होगा, या सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है उनकी वजह से होगा, प्रेशर उसकी वजह से ये हो जाता है। और सिम्टम इंक्लूड हाइपर मोबिलिटी ऑफ इंटीरियर शोल्डर कैप्सूल, इंटीरियर शोल्डर कैप्सूल का हाइपर मोबिलिटी हो जाएगा, हाइपर मोबिलिटी होगा पोस्टीरियर कैप्सूल की, और एक्सेसिव एक्सटर्नल रोटेशन होगी, कपल्ड की होगी किससे, विद लिमिटेड इंटरनल रोटेशन। एक्सेसिव इंटरनल रोटेशन होगी और लिमिटेड होगी इंटरनल रोटेशन। यहाँ पे हमने देखा जो एंटीरियर कैप्सूल जो होगी लेक्सिटी होगी और पोस्टीरियर कैप्सूल हाइपर मोबिलिटी होगी, ठीक है। हाइपर मोबिलिटी इंटीरियर साइड, हाइपर मोबिलिटी पोस्टीरियर साइड कैप्सूल में। एक्सटर्नल रोटेशन जो है कपल्ड हो रहा होगा विद लिमिटेड इंटरनल रोटेशन के साथ, ठीक है। और जनरल हम द लिगामेंट लेक्सिटी ऑफ द ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट जो है इन द जनरल लिगामेंटस लेक्सिटी होगी ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट में। दिस कैन रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन हो जाएगी ऑफ द अंडरलाइन टेंडन में या बरसाज में। इन सिवियर के केसेस में रैप्चर होगा वन ऑफ द रोटेटर कफ टेंडन भी हो सकता है, ठीक है। द मसल मस्ट बी कॉमनली अफेक्टेड इन द सुप्रास्पाइनेटस मसल पॉसिबली, क्योंकि उनमें ब्लड सप्लाई जो है बिकॉज इट्स ब्लड सप्लाई इज मोर सस्पेक्टेबल टू प्रेशर, और इसकी वजह से भी हो सकता है। द कंडीशन जो है इज अकम्पनाइड बाय द पेन होगी, उस वहाँ पे टेंडरनेस होगा सुपीरियर और इंटीरियर शोल्डर रीजन में। समटाइम एसोसिएटेड शोल्डर वीकनेस भी हो सकती है। दीज सिम्टम जो हैं बढ़ रहे होते हैं बाय द रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द ह्यूमरस। जब आप रोटेटरी मूवमेंट कर रहे होते हो तो ये सिम्टम जो है एक्सरेट कर रहे होते हैं, ज़्यादा हो रहे होते हैं। स्पेशली दीज इन्वॉल्विंग द, जब आप इन्वॉल्व कर रहे होते हो उसके साथ रोटेटरी मूवमेंट के साथ एलिवेशन भी करते हो, इंटरनल रोटेशन, ठीक है, ये हो रहा होता तब। एक्टिविटीज दैट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ शोल्डर इम्पेंजमेंट सिंड्रोम, कौन सी एक्टिविटीज़ है हमारे पास, इंक्लूड थ्रोइंग पर्टिकुलरली एन इम्प्लांट लाइक जेवलिन, इम्प्लीमेंट लाइक जेवलिन, और जब आप टेनिस कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, स्पेशली द फ्री स्टाइल या फिर बैक स्ट्रोक या बटरफ्लाई की टाइप अगर कर रहे हो तब हो सकता है। अमंग जो कम्पिटेटिव स्विमर्स में होता है, स्विमर में द सिंड्रोम नोन एज स्विमर शोल्डर। और अच्छा, जब जो
स्विमर होंगे उनमें क्या होगा, स्विम एट शोल्डर कहेंगे। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द शोल्डर पेन जो है शोल्डर पेन कंप्लेंट्स इज अप टू 50% कम्पिटेटिव स्विमर्स में होती हैं। ओल्डर गोल्फर जो हैं फ्रिक्वेंटली डेवलप कर रहे होते हैं इम्पेजमेंट रोटेटर का फंक्शन सेकेंडरी टू डिजेनरेटिव चेंजेस सच एज ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो रही होती है, जो क्या कर रहे होते हैं इम्पेजमेंट अपॉन दी सबएक्रोमियल फेस स्पेस में इम्पेजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास एनाटमिकल जो फैक्टर्स हैं जो बिलीव किया गया कि वो प्रीडिस्पोज कर रहे होते हैं अ पर्सन टू इम्पेजमेंट सिंड्रोम की तरफ लेके जाते हैं। उनमें हमारे पास है फ्लैट एक्रोमियन है किसी में विद स्मॉल इंक्लाइनेशन उसमें हुई हुई है, या बोनिस्पर फॉर्मेशन हुई है एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट में सेकेंडरी टू ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद, या फिर प्राइमरी पोजीशन ऑफ द ह्यूमरल हेड जो है वो जो आपकी सुपीरियर पोजीशन हुई है ह्यूमरल हेड की, इसलिए। ठीक है, द नंबर ऑफ थ्योरीज हैव बीन proposed regarding to the biomechanical causes of the rotator cuff problem. The impingement theory suggests that genetic factor जो है result from the formation of the narrow space between the acromion process of the scapula और head of humerus, वहाँ पे space reduce हुई है due to genetics की वजह से, या फिर in this situation the rotator cuff जो है and associated जो बरसाज हैं आर पिंच होंगे बिटवीन द एक्रोमियन में और एक्रोमिक क्लेविकुलर लिगामेंट्स एंड ह्यूमरस हेड जो है ईच टाइम जब आप एलिवेट करोगे आर्म तो वो इम्पिंच हो जाएगी, उसकी वजह से रिजल्ट इन द फ्रिक्शन काजिंग द इरिटेशन एंड वेयर। ऑब्वियसली वो बार बार काम करते हो, अब फ्रिक्शन होगी, इरिटेशन हो जाएगी और वेयर हो जाएगा। अल्टरनेट एक और थ्योरी जो है वो बताई हुई है, उसमें क्या है, alternate theory propose that the major factor is inflammation of the supraspinatus tendon caused by repetitive overstretching of the muscle tendon unit में repetition injury की वजह से overstretching की वजह से inflammation है। when the rotator cuff muscle जो है वो become stretch होंगे, weakened होंगी, they cannot perform their normal function। ठीक है, अगर function to holding the humeral head in the glenoid fossa, क्योंकि उनका काम जो है कि humeral head को glenoid fossa में होल्ड करके रखना ना, वो नहीं कर सकें। consequently the deltoid muscle जो है वो पुल करके रखेगा क्या humeral head को too high during the abduction और result in impingement और subsequent wear और tear हो जाएगा रोटेटर कफ का। ठीक है, उसकी वजह से। और क्या है द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉमन जो स्विमर्स हैं, रिसर्च हैज बीन शोन दैट ड्यूरिंग द रिकवरी फेज ऑफ स्विमर व्हेन द आर्म इज एलिवेटेड अबव द शोल्डर व्हाइल बीइंग मीडियली रोटेटेड, आप रखते हो तो साइटस इंटीरियर जो है रोटेट द स्कैपुला सो दैट सुप्रास्पाइनेटस इन्फ्रास्पाइनेटस मीडियल डेल्टाइड जो है फ्रीली एब्डक्ट द ह्यूमरस कार्य होते हैं, और ईच आर्म इन द पोजीशन ड्यूरिंग द एवरेज अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द स्ट्रोक साइकिल अमंग द कॉलेजिएट मेल जो स्विमर्स है उनमें देखा गया। इट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट जो साइटस हैं which develop nearly maximum tension to accomplish this task और become fatigue हो रहा होता है बाद में, और स्कैपुला जो है वो रोटेट इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर रहा होता है ताकि वो अबडक्ट करे ह्यूमरस को फ्रीली, और इम्पेजमेंट उसकी वजह से भी हो सकती है। स्विमर टेक्निक्स अपीयर टू बी रिलेटेड टू लाइकलीहुड फॉर डेवलपमेंट ऑफ जो हमारे पास शोल्डर इम्पेजमेंट हो रहा होता है स्विमर में, वो क्यों होता है, क्योंकि मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म है ड्यूरिंग द पुलिंग फेज में, इसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर इनिशियल जो है लेट इनिशियल जो लैटरल रोटेशन है आर्म की ड्यूरिंग द ओवरहेड फेज में, तब भी उसकी वजह से भी, और ब्रीदिंग एक्सक्लूसिवली ऑन वन साइड इज इम्प्लीकेटेड टू कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द इम्पेजमेंट है। ठीक है, और आउट आर्म स्पोर्ट जो एक्टिविटीज सच एज पिचिंग इन बॉल ऑफन रिजल्ट इन ओवर यूज इंजरी ऑफ द शोल्डर हो सकती है उसमें भी। देन रोटेशनल इंजरीज क्या होती हैं, टियर ऑफ द लेब्रम रोटेटर कफ मसल एंड द बाइसेप ब्रेकियाई टेंडन जो है आर अमंग द इंजरी दैट मे रिजल्ट फ्रॉम द रप्चर एंड द फोर्सफुल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। ठीक है, थ्रोइंग एंड सेविंग टेनिस जो है, या फिर स्पाइकिंग द वॉलीबॉल आर द एग्जांपल ऑफ फोर्सफुल रोटेशनल मूवमेंट। और इसमें क्या होता है, इफ द अटैचिंग मसल डू नॉट सफिशिएंटली स्टेबलाइज ना कर सकें ह्यूमरस को, इट आर्टिकुलेट विद द क्योंकि इट कैन आर्टिकुलेट विद द ग्लूनाइड लेब्रम के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है रैदर देन द ग्लूनाइड फोसा से। ठीक है, और उसकी वजह से कंट्रीब्यूट टू वेयर ऑन दी लेब्रम, और उसकी वजह से लेब्रम में क्या होता है जो है वो डिजेनरेशन हो जा रही होती है। मोस्ट ऑफ द टीयर आर लोकेटेड इन द एंटीरियर सुपीरियर रीजन ऑफ लेब्रम, एंटीरियर सुपीरियर रीजन ऑफ द लेब्रम, और टीयर ऑफ द रोटेटर कफ जो है वो भी होता है, प्राइमरीली द सुप्रास्पाइनेटस हैव बीन supraspinatus has been attributed to extreme tension required place on the जो muscle group है उनमें during the distillation phase of the vigorous rotational activity सबसे ज़्यादा supraspinatus में आ रहा होता है। There is a region of the low vascularity near the insertion of the supraspinatus tendon which is the most common side of rotator cuff inflammation or tear। और the factor जो है that vascularization अगर कहीं पे डैमेज होगी with aging के साथ with aging may explain why the rotational cuff problem occur frequently in the individual with the 40 year of age, उनकी में भी हो सकती है क्योंकि
उनमें हमारे पास आपने देखा कि उसमें वेस्कुलराइजेशन जो थी वो डिमिनिश हो रही थी। टियर ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई जो मसल है एट द साइड ऑफ इट्स अटैचमेंट इनटू द ग्रेनाइड फोसा में भी रिजल्ट फ्रॉम द फोर्सफुल डेवलपमेंट ऑफ द टेंशन जो है इन द बाइसेप में फोर्सफुल पड़ी हुई है, और वो जब उसकी वजह से क्या है, इट नेगेटिवली एक्सलेट द रेट ऑफ एल्बो एक्सटेंशन ड्यूरिंग द थ्रोइंग। ठीक है, नेगेटिविटी एक्सलेट कर रहा होता है। अदर पैथोलॉजीज ऑफ द शोल्डर एट्रीब्यूट टू थ्रोइंग मूवमेंट आर क्लासिफाइड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ जॉइंट एंड डिजेनरेटिव चेंजेस इन द आर्टिकुलर सरफेस में हो सकती है। बर्साइटिस जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी वन और मोर बर्सास की। और अनदर ओवरयूज सिंड्रोम भी हो सकता है जनरली काज बाय द फ्रिक्शन विद इन द बर्सा की वजह से भी हो सकता है। देन हमारे पास सब स्कैपुलरिस न्यूरोपैथी। सब स्कैपुलरिस न्यूरोपैथी जो है हमारे पास क्या होती है, सबस्कैपुलर न्यूरोपैथी और सबस्कैपुलर नर्व पाल्सी मोस्ट कॉमनली जो है वो अकर हो रही होती है एथलीट्स में इन्वॉल्विंग अवर हेड एक्टिविटी जो कर रहे हैं या फिर वेट लिफ्टर हैं उनमें। इट इज़ रिपोर्टेड दैट वॉलीबॉल प्लेयर, बेसबॉल प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर, रैकेट प्लेयर जो हैं एज वेल एज बैक पिचर, जिमनास्ट, डांसर, उनमें भी देखा गया दिस कंडीशन अराइज फ्रॉम द कंप्रेशन ऑफ द सबस्कैपुलर नर्व, क्योंकि कंप्रेशन हो रही होती है सबस्कैपुलर नर्व की वजह से। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, मोस्ट कॉमनली एट द सबस्कैपुलर नोच में। ठीक है, वॉलीबॉल प्लेयर हैज़ बीन attributed to repetitive stretching of this nerve during the extreme shoulder abduction हो रही होती है उसकी में, और in the lateral rotation होती है, और such as occur during the सर्विंग मोशन। ठीक है, तो उसकी वजह से सब एक्रोमियन न्यूरोपैथी हो जाती है।